फ्यूचर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है इकोनॉमिक का पार्ट थर्ड, जिसमें मैं 3 पंचवर्षीय योजनाएं पहले पढ़ा चुका था, तो उसके आगे बात करते हैं। जिसमें एक योजना अवकाश, 3 योजनाएं, 3 वर्ष का अवकाश 1966 से 1969 के बीच। प्रथम योजना अवकाश पूछ लिया जाता है कि प्रथम योजना अवकाश कब से कब तक रहा, तो 1966 से 1969 के बीच रहा। अब आती है बात कि इस समय पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी जी थीं, जिन्होंने नई दिल्ली में आईसीआर की स्थापना की। आईसीआर की स्थापना पीएम इंदिरा गांधी के टाइम पर हुई। और आईसीआर के डायरेक्टर साहब की बात करें तो डायरेक्टर साहब जी थे एमएस स्वामीनाथन साहब। अब हुआ क्या, इसी दौरान नॉर्मन एंड बोरलॉग 2 व्यक्ति थे जो कि यूएसए में रहने वाले थे। मैक्सिको में भयंकर अकाल पड़ जाता है और इस अकाल से बचाने के लिए नॉर्मन एंड बोरलॉग ने उन्नत किस्म के बीज, गेहूं के बीज को विकसित किया। और इस प्रकार के बीजों से पहले से 6 से 7 गुना उत्पादन मिलता है, जो कि पहले की अपेक्षा गेहूं या अनाज के उत्पादन के लिए बहुत ही खुशी की बात है। अब इसी समय क्या हुआ कि एमएस स्वामीनाथन जी किससे बात करते हैं? नॉर्मन एंड बोरलॉग से बात करते हैं। एमएस स्वामीनाथन जी ने इसी समय नॉर्मन एंड बोरलॉग से बात की। और वो क्योंकि यही वैरायटी गेहूं की उन्नत किस्म की बीज को इंडिया में लाना चाहते थे। तो क्या हुआ कि नॉर्मन एंड बोरलॉग से बात करने के पश्चात क्या रिजल्ट निकला कि हमारे भारत को भी उन्नत किस्म उपज के बीज भी भारत में हमारे आ गए। तो उस समय गेहूं की हाई एल्ड वैरायटी को आम भाषा में कल्याणी सोना कहते थे। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जब हमारे उन्नत किस्म का बीज आया गेहूं का, तो उस समय गेहूं का नाम क्या था? तो कल्याणी सोना नाम से जाना जाता था। इसके बाद आया चावल की हाई एल्ड वैरायटी। हाई एल्ड वैरायटी का मतलब है उन्नत किस्म के बीज। इनका नाम जया और सुषमा के नाम से जाना जाता था। जो चावल था उसको जया और सुषमा के नाम से जाना जाता था। इस चावल के कौन लेके आए? जी कुसने की, जो कि भारत के रहने वाले थे। अब इसके आगे बात करते हैं। इस प्रकार भारत में गेहूं एवं चावल की हाई एल्ड वैरायटी आ गई। और हाई एल्ड वैरायटी का ट्रायल अर्थात इसका पहला प्रयास, पहली बार उपज कहाँ कराई? जिंद में कराई। पहली बार ट्रायल कहाँ किया गया? जिंद में। पहले ये पंजाब, अब ये जिंद है। अब क्या आगे 1967 में पंतनगर से इनका वितरण चालू हो गया। यानी कि जब उन्नत किस्म के बीज उत्पादित हो गए अर्थात खोज लिए गए, तो इनका वितरण कहाँ से शुरू किया गया? पंतनगर से। और यहीं से क्या हो जाती? पंतनगर से ही क्या हो जाती? हरित क्रांति की शुरुआत हो जाती है। अब आगे बात करते हैं। अब जब हमको बीज हाई एल्ड वैरायटी उन्नत किस्म के बीज मिल गए, तो कौन कौन से खाद्यान्न बीज ही मिले थे, तो उत्पादन भी किसका बढ़ेगा? खाद्यान्न का ही उत्पादन बढ़ेगा। तो भारत में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई और सर्वाधिक वृद्धि गेहूं में देखने को मिलती है। आगे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, संपूर्ण विश्व में कृषि उत्पादन में वृद्धि देखने को मिली। अब देखा जाता ये है कि पूछते हैं कि सर्वाधिक वृद्धि उस समय किस में मिली? हरित क्रांति में। तो खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि देखने को मिली। इसी घटना को विलियम गॉड ने देखा और कहा, इसे हरित क्रांति नाम दिया। खोजा था नॉर्मन एंड बोरलॉग को, जनक हरित क्रांति का कहा जाता है। नॉर्मन एंड बोरलॉग को जो नाम दिया हरित क्रांति का, वो विलियम गॉड ने दिया। जल्दबाजी में गलती में लगा देते हैं कि पूछ लिया जाए कि हरित क्रांति नाम किसने दिया, तो विलियम गॉड, लेकिन लगा देते हैं नॉर्मन एंड बोरलॉग। जबकि नॉर्मन एंड बोरलॉग कौन है? उनके जनक या पितामह हैं। तो ध्यान रहे कि विलियम गॉड क्या हैं, इन्होंने हरित क्रांति नाम दिया था। आगे है हमारा, नॉर्मन एंड बोरलॉग को हरित क्रांति का पितामह या जनक कहा जाता है। इसके लिए इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है या नेक्स्ट पॉइंट है एमएस स्वामीनाथन के बारे में। एमएस स्वामीनाथन कौन थे? फिर भारतीय हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो वो हरित क्रांति के जनक हैं एमएस स्वामीनाथन साहब जी। देखने को क्या मिला कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर हरित क्रांति सफल हुई और अन्य जगह पर ये असफल हो जाती है। इसके असफलता के भी कुछ कारण होते
हेडिंग डालेंगे उन्नत उपज किस्म की विशेषताएं। पहला पॉइंट होगा इन्हें अधिक सिंचाई की आवश्यकता थी। उन्नत किस्म के जो बीज थे उनके लिए अधिक सिंचाई की आवश्यकता थी और नए प्रकार के बीजों के लिए अधिक कीटनाशक एवं उर्वरकों की आवश्यकता पड़ती थी। इनमें लागत भी अधिक आती थी। इसके क्रांति के दुष्प्रभाव क्या हुए? हेडिंग होगी हरित क्रांति के दुष्प्रभाव। आय में असमानता, यानी कि किसान जो थे, जो लोग एफर्ट कर पाते थे बीजों को या खाद को या कीटनाशक दवाओं को, तो वो लोग तो इस बीज का उपयोग किया करते थे, इन दवाओं का उपयोग किया करते थे, तो वो लोगों की उनकी आय बढ़ गई और जो छोटे वर्ग के किसान थे उनकी आय में कमी आई। तो क्या देखने को मिला दुष्प्रभाव में? नंबर 1 में आय में असमानता, नंबर 2 कीटनाशकों का अधिक प्रयोग, नंबर 3 में आएगा भूमि की उपज में कमी। दीर्घ अवधि में लगातार हम क्या करते जा रहे हैं? फर्टिलाइज़र का उपयोग करते जा रहे हैं, विभिन्न प्रकार की दवाइयों का उपयोग करते जा रहे हैं, तो हमारी जो नेचुरल फर्टिलिटी है हमारी भूमि की, वो क्या है? डिक्रीज होती चली जा रही है। तो भूमि की उपज में भी क्या होगी? एक समय में आने पर कमी हो जाएगी और प्रदूषण भी होने लगेंगे, जैसे जल प्रदूषण। अब हम क्या करते हैं? कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करते हैं, तो वो क्या होता है? जल जब हम सिंचाई करते हैं या बारिश का पानी आता है तो वो क्या होता है? कीटनाशक प्रभाव एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में क्या हो जाता है? नदी नाले में प्रवाहित होने लगता है, जिससे क्या होता है? जल प्रदूषण होने लगता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलना। अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो मैं सारे टॉपिक, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो भूगोल हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी हो, जो कि आपको विभिन्न परीक्षाओं में आपको सहायता प्रदान करेगी। शुरुआत करते हैं। अगली पंचवर्षीय योजना होगी हमारी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना या चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक, और इसका उद्देश्य था आत्मनिर्भरता। और मॉडल की बात करें तो एल.एन. मान्य या अशोक रुद्र मॉडल पर भी माना जाता है कि ये किस पे आधारित थी? एल.एन. मान्य या अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस योजना को अर्थव्यवस्था की चाबी अर्थात इसी में क्या हुआ? वाणिज्यिक बैंक आ गए। और वाणिज्यिक बैंक कौन से बैंक होते हैं? जिनमें आम व्यक्ति बैंकिंग कर सकता है, अपना खाता खुलवा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एसबीआई, एचडीएफसी, पीएनबी, बड़ौदा, जो आपके क्षेत्र में बैंक हैं जिनमें आप आसानी से खाता खुला सकते हैं, तो वो वाणिज्यिक बैंक। और जिनमें आप बैंकिंग नहीं कर सकते, अर्थात जिनमें आप खाता नहीं खुला सकते, कभी आपने आरबीआई या नाबार्ड या सिडबी जैसी संस्थाओं में कभी भी आपने अपना खाता नहीं खुलवाया होगा, तो ये नॉन कमर्शियल बैंक कहलाते हैं। नॉन कमर्शियल बैंक जिनमें आम व्यक्ति बैंकिंग ना कर सकें, अर्थात व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप में बैंकिंग ना कर सके, डायरेक्टली आप इसमें जाकर के खाता ना खुलवा सकें, तो ऐसे बैंकों को क्या कहेंगे? हम गैर वाणिज्यिक बैंक कहेंगे। इनका मुख्य कार्य था कि किसानों को ऋण उपलब्ध कराना। और किसानों को ऋण उपलब्ध कराना किस लिए? क्योंकि हरित क्रांति को बढ़ावा देना। पिछले हम बता चुके कि कुछ लोग एफर्ट बीज का नहीं कर पाते थे, या दवाइयाँ नहीं ले पाते थे, या फर्टिलाइज़र नहीं ले पाते थे, इसलिए किसानों को ऋण उपलब्ध कराना, जो कि क्या होगा? हरित क्रांति को बढ़ावा देगा। इस समय अधिकतर वाणिज्यिक बैंक निजी बैंक हुआ करते थे, निजी बैंक यानी प्राइवेट बैंक हुआ करते थे। इनका मुख्य कार्य था कि ये जो काम करते थे वो अधिक लाभ पर करते थे। और अधिक लाभ कब होगा? जब लेन देन अधिक होगा तो ही अधिक लाभ होगा। जब लेन देन अधिक होगा तो लेन देन अधिक होगा तो लाभ भी इनका अधिक होगा। इसीलिए अधिकतर बैंक कहाँ थे? शहरों में बनाए गए। शहरों में बैंक खोले गए तो समस्या खड़ी हो गई कि इन्होंने गांव में जाने से चकराते थे या इनकार सा कर दिया, तो क्या हुआ कि एक आरबीआई गवर्नर थे लक्ष्मीकांत झा। आरबीआई गवर्नर लक्ष्मीकांत झा तो 1969 में
एक समिति बनाई जिसको लक्ष्मीकांत झा समिति भी कहा गया। इस समिति के तहत क्या हुआ कि इन्होंने सुझाव दिया ऐसे सभी वाणिज्यिक बैंक जिनका वार्षिक लेन देन 50 करोड़ से अधिक हो। कहा जाता है, लक्ष्मीकांत झा ने कहा उस समिति के तहत कि ऐसे सभी बैंक जिनका वार्षिक लेन देन 50 करोड़ से अधिक हो, ऐसे बैंकों को क्या हो, सरकार खरीद ले, और सरकार के खरीदे जाने पर ये बैंक क्या हो जाएंगे, सरकारी बन जाएंगे। अब होगा क्या कि इनमें जब ये सरकारी बन जाएंगे तो सरकार जहाँ भी इन बैंकों को भेजेगी या खोलने का आदेश देगी, ये बैंक उस क्षेत्र तक पहुँच जाएंगे। इसका मुख्य कारण ये था। तो और इस प्रक्रिया को बैंकिंग का राष्ट्रीयकरण कहते हैं। पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीयकरण किसे कहा जाता है, तो बैंक सरकार खरीद ले तो ऐसे बैंक सरकारी बैंक बन जाते हैं। इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कहा जाता है। अगर सरकार बैंकों को खरीद लेती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कहते हैं। आशा करते होंगे यहाँ हर एक पॉइंट और हर एक टॉपिक समझ में आ गया होगा, और इसके ध्यान रहे कि इसके हर एक पॉइंट से एक क्वेश्चन बनता है, और अंत में मैं जब इसका सारे जो है टॉपिक हो जाएंगे तो मैं अंत में आपको एक क्वेश्चन की सीरीज लेके आऊँगा, जो कि चाहे पुलिस हो चाहे वो किसी भी वनडे एग्जाम हो, वो आपको मदद करेगी। एलके झा समिति ने के तहत 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण का प्रथम चरण शुरू हो जाता है। पूछ लिया जाता है कि वाणिज्यिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब शुरू हुआ, तो 19 जुलाई 1969 में शुरू हो जाता है। राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य था कि गाँव तक वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराना, अर्थात भारत में असमानता को दूर करना था राष्ट्रीयकरण का प्रमुख उद्देश्य। अब 1971 में बांग्लादेश आज़ादी युद्ध हो जाता है, इसके पश्चात शिमला समझौता होता है, यानी अस्थिरता जो लोग स्थिर नहीं थे वो लोग प्लान करके क्या करने लगे, स्थिरता की ओर बढ़ने लगे और शरणार्थी यानी शरण लेने लगे, भारत में शरण लेने लगे। ऐसे में क्या हो जाता है, बांग्लादेशी शरणार्थी समस्या खड़ी हो जाती है। ऐसे में खाद्यान्न संकट बढ़ने लगते हैं, और ऐसे में ही सर्वाधिक महंगाई में चौथी पंचवर्षीय योजना भी समाप्त हो जाती है। होता ये है कि जब बांग्लादेश आज़ादी युद्ध हो जाता है और वहाँ खाद्यान्न का संकट होता है, तो क्या होता है, वहाँ के अस्थिर लोग, जो लोग स्थिर नहीं थे, जो लोग स्टेबिलिटी किए हुए नहीं थे, वो क्या हुए, पलायन कर गए, और पलायन करने के बाद उन्होंने भारत में शरण ले ली। ऐसी स्थिति में खाद्यान्न संकट बढ़ने लगे, और खाद्यान्न संकट बढ़ने पर क्या हुआ, महंगाई के साथ ही ये चौथी पंचवर्षीय योजना हमारी समाप्त हो जाती है। डियर, आज का टॉपिक हमारा यहीं तक, क्योंकि प्रत्येक क्लास में 10 से 12 मिनट की बनाऊंगा। आगे इसके नेक्स्ट क्लास में जो कुछ भी होगा वो कराएंगे। और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।